तो आप सभी कक्षा 12वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12वीं जो आपका विषय हिंदी है उसके अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 सेट सा का कंप्लीट प्रश्न पत्र कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। लिखित हल आपको बताएंगे छात्रों, जिससे आप अपने इस पेपर पे पूरा का पूरा आंसर लिख पाओ और आप बहुत अच्छे अंक ला पाओ, 80 में से 80 अंक ला पाओ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। छात्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार आए हो तो जितने भी आपके व्हाट्सअप ग्रुप हों, टेलीग्राम ग्रुप हों, इंस्टाग्राम ग्रुप हों, वहाँ पर दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया है छात्रों, सही विकल्प का चयन कर लिखना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। तो यहाँ पर आपका देखो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आएगा छात्रों वो है आपका क्या, मधुशाला। किस गीत संग्रह से ली गई है, मधुशाला गीत संग्रह से। फिर है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका, शोक होता है। भक्तन संस्मरणात्मक रेखा चित्र में से किस संकलन में संकलित है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है आपका स्मृति की रेखाओं में आपका संकलित है। सतिया का अर्थ होता है, तो सतिया का अर्थ क्या होता है आपका, स्वास्तिक चिन्ह जो है वही सतिया कहलाता है। अतीत में दबे पांव रचना में मोहन जोदड़ों को लेकर लेखम ओम थानवी को याद आ गया। तो क्या याद आ गया था, जैसलमेर याद आ गया था। जनसंचार माध्यम रेडियो है, तो ये श्रव्य है, क्योंकि जो रेडियो है इसे हम सुनते हैं और सुनने वाले माध्यम को क्या कहते हैं, श्रव्य कहते हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आया है छात्रों, निम्नलिखित रिक्त स्थान में उचित शब्दों का चयन कर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता अनामिका में खालिस्तान खंडों में प्रकाशित है। तो कितने खंडों में प्रकाशित है, 6 खंडों में प्रकाशित है। नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो नागार्जुन आपके जो है प्रगतिवाद के कवि हैं। दोहा खालिस्तान छंद है, तो दोहा जो है आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहलवान का ढोलक पाठ की विधा है, तो कौन सी विधा है, कहानी विधा है। जब मूल वाक्य के साथ एक अधिक वाक्य और भी मिले तब वह कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। फिर क्या है, सौंदल गेगर मास्टर खालिस्तान पढ़ाने आते थे, तो ये आपका मराठी पढ़ाने आते थे। स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखन का प्रमुख रूप है, तो ये आपका विचार परक का प्रमुख रूप है। फिर आपकी सही जोड़ियाँ आती हैं, तो पहला है हरिवंश राय बच्चन, इसका आपका किससे मैच हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का आपका मैच हो जाएगा हालावाद से। ठीक है, ये आपका पहला आ जाएगा हालावाद। फिर है उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, ये आपकी व्यतिरेक अलंकार में होती है। ठीक है, तुषारपात, तो तुषारपात आपका ओले बरसना की क्या है आपका समान है। सीरीज की फूल, तो सीरीज की फूल के रचनाकार कौन थे छात्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अच्छे से तैयार रखना है इसे। सम हाउ एम्पायर है ना, तो सम हाउ एम्पायर जो है ये आपका यशोधर बाबू में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यशोधर बाबू, मतलब सामने ही है। और रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, तो 10 मिनट से लेके 20 मिनट तक, ये आपका लास्ट वाले का आ जाएगा, है ना। बहुत महत्वपूर्ण सही जोड़ी है छात्रों आपके वार्षिक पेपर के लिए भी, तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो इन्हें, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को तो पढ़ ही लो। मेरे हिसाब से तो आपके चारों सेट में से मतलब ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन सेम आएंगे, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था। तो यहाँ पर आपका देखो आंसर लिखना है कविता, कौन सा, कविता का बीज बोया था। क्या लिखना है, आप लिख सकते हो कविता उत्तर डाल के, या फिर आप लिख सकते हो कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कविता का बीज बोया था। फिर है जन श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है छात्रों, आपका भ्रांतिमान अलंकार है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है भ्रांतिमान, ठीक है, अलंकार। ठीक है, यहाँ पर आप देखो कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो, हमने आपके लिए लिख के रखे हैं, ये है आपके सॉल्यूशन। पहले में कविता है, सेकेंड में भ्रांतिमान अलंकार, तीसरे में महादेवी वर्मा, चौथे में फानेश्वर नाथ रेणु, पांचवें में छल कपट बार बार नहीं चलता, और फिर आपके छठवें में पाठशाला जाने के लिए, सातवें में आपका पहला पॉइंट आएगा दैनिक भास्कर, दूसरा पॉइंट आएगा नई दुनिया। ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर, यानी कि आपके सत्य के उत्तर। तो यहाँ पर छात्रों सत्य में आपका जो पहला वाला है, आसमान से में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंख चुराए लिए जा रही है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका, सच में चुराए लिए जा रही है। जिस काव्य में पूर्व पर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, तो बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, संबंध होता है।
इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, बिल्कुल सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो एक बार, क्वेश्चन पूरे के पूरे, फिर हम इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन देख लो, 7वां क्वेश्चन देख लो, 8वां क्वेश्चन देख लो, इसके बाद 9th 10th 11th 12th, इसके बाद 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th। ओके, 19th पे क्या है आपका गद्यांश, अपठित गद्यांश है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। फिर आपका 20वां के बाद आपका 21वां 22वां एंड लास्ट 23वां। अभी करते हैं इनका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ऑब्जेक्टिव तो आपको बता ही दिए हैं। 6वां प्रश्न जो आपका उत्तर आएगा, प्रश्न क्या है, 2 महाकाव्य के नाम, उनके कवियों के नाम सहित लिखिए। तो महाकाव्य आपका पहला आएगा रामचरितमानस और दूसरा आएगा कामायनी। रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास, यानी कवि हैं तुलसीदास, और कामायनी के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निज और की उद्गार में से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर डालना, निज और की उद्गार से कवि का तात्पर्य कवि की स्वयं की मन की भावनाओं से है, जिन्हें वह संसार के सामने व्यक्त करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 8 है आपका, स्थायी भाव तथा संचारी भाव में 2 अंतर आपको लिखने हैं। तो स्थायी भाव डालिएगा एक साइड, दूसरे कॉलम में संचारी भाव। स्थायी भाव में फर्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से सुप्तावस्था में रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। और संचारी भाव में क्या जाएगा, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, स्थायी भाव में इनकी संख्या 10 है और संचारी भाव में इनकी संख्या 33 है। 9वां क्वेश्चन का 8वां क्वेश्चन है आपका, 9वें में अथवा किन्हीं भी 2 वार्णिक छंदों के नाम लिखते हुए किसी एक छंद का उदाहरण लिखिए। तो आपको 2 वार्णिक छंद लिखना है, पहला जाएगा सवैया, दूसरा जाएगा कवित्त। ठीक है, और कवित्त छंद का उदाहरण आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करें 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। ठीक है, ये आपको लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है छात्रों, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम, उनकी एक रचना सहित लिखिए। तो आपको डालना है कहानीकार एक साइड ब्लैक पेन में और दूसरी साइड रचना। कहानीकार में आपको पहला आ जाएगा प्रेमचंद, रचना हो जाएगी इनकी पंच परमेश्वर। कहानीकार में दूसरे की बात करें तो मन्नू भंडारी, और रचना की बात करें तो आपका सजा, इनकी रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है छात्रों 11वां प्रश्न है आपका, शिरीष के फूल को लेखक ने शीत पुष्प की संज्ञा किस आधार पर दी है। तो ज्येष्ठ माह में प्रचंड गर्मी होती है, इसके बावजूद शिरीष के फूल खिले रहते हैं, इस आधार पर लेखक ने शिरीष के फूल को शीत पुष्प कहा है। 12वां प्रश्न का अथवा है, विपरीतार्थक शब्द युग्मों को उदाहरण सहित लिखिए। तो जब किसी शब्द के युग्म में विलोम या विपरीत अर्थ के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो शब्द के ऐसे युग्म को विपरीतार्थक शब्द युग्म कहा जाता है। उदाहरण के लिए हार जीत, ये आपका विलोम शब्द का युग्म है, और आय व्यय यानी कि आय यानी कि कमाई और व्यय यानी कि खर्चा, है ना, तो ये भी आपके विलोम शब्दों का युग्म है ना। अगला प्रश्न छात्रों आपका 13वां, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो आपने भी नोटिस किया होगा, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो या त्रैमासिक परीक्षा हो, दोनों में ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन सेम रहा है क्या, कि अर्थ के आकार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और अभी आपका सेट पेपर में भी क्वेश्चन आया है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन छात्रों आपका ये आएगा ही आएगा, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, उपदेशात्मक, आज्ञार्थक, प्रार्थनात्मक, विस्मयादि बोधक, संदेह सूचक। देखो अभी आपने ऐसा लिख दिया है, हमने इसके बाद वाक्य नहीं लिखा है, पर आपको बोर्ड की कॉपी में अच्छे से आंसर लिखने हैं। मतलब विधानार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, सबके बाद वाक्य और लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा क्वेश्चन छात्रों आपका है, मोहनजोदाड़ो के घरों की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। तो विशेषता नंबर फर्स्ट, सड़क के दोनों ओर मकान होते थे, परंतु सड़कों की ओर घरों का भाग होता था। फिर दूसरा पॉइंट लिखना है, घर छोटे व बड़े दोनों प्रकार के होते थे और एक कतार में बने होते थे। घरों की वस्तु शैली लगभग एक सी थी। ये आपकी 2 विशेषताएं हैं मोहनजोदड़ो के घरों की। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 है, जनसंचार माध्यम टेलीविजन के 2 गुण लिखिए। तो गुण नंबर 1, टेलीविजन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, यानी कि दृश्य भी है श्रव्य भी, उसे हम देख भी सकते हैं सुन सकते हैं।
उसकी अपेक्षा हम बात करें रेडियो की, स्पीकर की, तो इसमें हम बस सुन सकते हैं, है ना। और कुछ ऐसे माध्यम भी इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, जैसे कि आपका सिग्नल हो गए, चित्र हो गए, है ना। लेकिन जो आपका टेलीविज़न है इसमें हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट गुण आएगा, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा घटना का तत्काल देखा जा सकता है। आपने देखा होगा लाइव न्यूज़ आती हैं, लाइव टेलीकास्ट आते हैं, तो हम तुरंत का तुरंत कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। फिर आपका 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न में आपका है आलोक धनवा की दुर्रचना लिखनी है, भाववच लिखना है और साहित्यिक परिचय लिखना है। तो आलोक धनवा की दुर्रचना आपकी पहली रचना जाएगी जनता का आदमी, दूसरा जाएगा भागी हुई लड़कियों। भाव पक्ष की बात करें तो आपको आलोक धनवा एक जन कवि हैं। आलोक धनवा लंबी कविताओं के साथ साथ सूक्ष्म कविता सृजन में भी महारत रखते हैं। धनवा समाजवाद की प्रबल विरोधी रहे हैं, है ना। आलोक धनवा बाल मनोवैज्ञानिक के सिद्धहस्त कवि हैं। इन्होंने भाग दौड़ की जिंदगी में उपेक्षित बाल मन की जांच परख कर उसका अंगूठा चित्रण किया है। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र चेतना के स्वर दिखाई देते हैं। इनकी रचनाओं में सर्वाधिक संवेदना, मानव पीड़ा, पीड़ा का विरोध, मर्म सब कुछ गहराई तक उतरता है, जो पाठकों एवं काव्य रसिकों को संवेदित ही नहीं अपितु आंदोलन भी करता है। फिर कला पक्ष आप यहाँ पर से देख के लिख लीजिए। इसके बाद आपका देखो इसमें और लिखना है, अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। इन्होंने अपने साहित्य में सहज शैली का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अभी आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनेंद्र कुमार का, रचनाएं आपकी बताएंगी परख, त्यागपत्र, भाषा शैली। आप देखो यहाँ पर से पूरी उतार लो यार, बोलने में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, क्योंकि इसलिए आप इसे पूरा वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। पहले आप देखो इतना लिखिएगा, प्रधानता तक आप लिख लो। प्रधानता के बाद आप देखो यहाँ से और देख लो, प्रधानता के नीचे आपको यहाँ तक और लिख देना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वें का, अथवा वाक्य प्रयोग करना है कान का कच्चा। तो इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आना। तो आपको क्या लिख देना है, वाक्य प्रयोग, रामू तो कान का कच्चा है, जो कहोगे वही मान लेगा, है ना। दूसरा आपका है, तीसरा है आपका कालाक्षर भैंस बराबर, यानी इसका मतलब होता है पढ़ा लिखा ना होना। वाक्य प्रयोग, तुम अपने नौकर से पत्र पढ़ने के लिए क्या कह रहे हो, परंतु उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। चौथा पॉइंट डालना, कमर कसना, कड़ी मेहनत करना। राम परीक्षा में पास होने के लिए अपनी कमर कस ली है ना। 19वां प्रश्न है आपका शीर्षक की बात करने जाएगा, गद्यांश है। गद्यांश का शीर्षक आएगा जीवन और अनुशासन, पहले वाले में। और किसका घनिष्ठ संबंध है, तो जीवन और अनुशासन का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सफलता का रहस्य किस में निहित है, तो जीवन की सफलता का रहस्य अनुशासन में निहित है। फिर आपका 20वां प्रश्न है, मैं जग जीवन का खालिस्तान लिए फिरता हूँ, संदर्भ डालिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से उद्धृत की गई हैं। इसकी रचयिता प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग डालिएगा छात्रों। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जीवन जीने की शैली बताता है तथा किस प्रकार जनजीवन के बोझ के बावजूद उसका जीवन प्रेम से भरपूर है, इसका वर्णन किया गया है। व्याख्या यहाँ पर से आप देख सकते हो, कवि कहता है कि मेरे जीवन में अनंत संसारिक उत्तरदायित्व हैं एवं जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उनके प्रति सजग रहकर उनका निर्वहन भी करता हूँ। इसके बावजूद कवि का जीवन दूसरों के लिए प्यार से भरपूर है, अर्थात जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि का जीवन नेह रस से परिपूर्ण है। उसके पास भावनाओं रूपी वीणा के दो तार हैं, जिन्हें किसी ने प्यार से स्पर्श करके झंकार युक्त कर दिया है। अर्थात जिस प्रकार वीणा के तारों को स्पर्श करने से वह झंकृत हो उठती है, उसी प्रकार कवि की भावना भी लोगों से आत्मीयता के कारण झंकार करने लग गई हैं। अर्थात कवि उसी स्नेहिल प्रेम तरंगी के साथ सुखद स्मृतियों में जीता फिरता है। काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट डालना है, भाषा सरल सहज व संगीतात्मक है। प्रश्न क्रमांक 21 में डालना है आपको, मन रम गया खालिस्तान पैदा करते हैं। संदर्भ डालना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अंतर्गत शिरीष के फूल नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत प्रस्तंद में गद्यांश में लेखक ने शिरीष को कलजपी अवधूत कहा है। व्याख्या, इस अंश में लेखक ने बताया है कि शिरीष का पेड़ जेठ की तपती धूप में भी फूलों के से लदा हुआ मिलता है, जबकि सारी धूरत लू का तपन से जलती सारी धरती लू की तपन से जलती हुई प्रतीत होती है। सीरस के पेड़ पर फूल भयंकर गर्मी में आते हैं तथा लंबे समय तक रहते हैं। इस प्रकार सीरस के फूल बसंत ऋतु से आषाढ़ माह तक खिलते हैं।
यदि उनका मन रम गया तो शीर्ष के वृक्ष भादो माह की उमस व गर्मी में भी बिना बाधा के फूलों से लदे रहते हैं। गर्मी की उमस है यहाँ पर भी, ठीक है। गर्मी की उमस में मानव जब व्याकुल हो जाता है तथा लू से हृदय शुष्क होने लगता है, तब ऐसे समय में भी शीर्ष के पेड़ पर फूल लदे रहते हैं। इस प्रकार वह समय को प्रज्वलित करने वाले अमर सन्यासी अवधूत की तरह जीवन को अजेयता का मंत्र प्रचारित करता है। विशेष क्या लिखना है आपको यहाँ पर? पहला, अधिक समय तक फूलने के कारण शीर्ष के वृक्ष को कालजयी अवधूत कहा है। और दूसरा, सुसंस्कृत निष्ठ परमार्जित भाषा व भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। 22वें प्रश्न में आपका आवेदन है। यहाँ पर आपको लिखना है छात्रों, सेवा में नगर पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला आप जिस भी जिले में रहते हो, और मध्य प्रदेश। दिनांक, जिस भी दिनांक को आप लिख रहे हो लिख दीजिएगा 04 दूसरा महीना 2023। विषय, पुलिस गश्त बढ़ाने हेतु। महोदय, जैसा कि आपको विदित होगा कि अभी हाल ही में हमारे मोहल्ले गोपालगंज वार्ड क्रमांक 2 में तीन चोरियाँ, यहाँ पर 3 है शायद, है ना, आपकी 3 चोरियाँ हो चुकी हैं। अभी तक अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कल रात भी श्री अरोड़ा जी के घर में चोरों ने घुसने की कोशिश की थी, जो लेकिन मोहल्ला वासियों की सतर्कता के कारण वे कामयाब नहीं हो सके। अतः आपसे निवेदन है कि चोरी की घटनाओं में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखकर हमारे मोहल्ले में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए, ताकि नागरिक असुरक्षा की भावना से उबर सकें। सब धन्यवाद। प्रार्थी, अपना नाम डाल दीजिएगा एवं लिख दीजिएगा समस्त मोहल्ला वासी, जिससे ये लगे कि आप नहीं, आपके सारे मोहल्लेवादी इस स्टेटमेंट से, इस आवेदन से एग्री करते हैं, राजी हैं। अपने गांव का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, वार्ड क्रमांक पता हो तो, नहीं तो आप 2 डाल सकते हो, कटनी जहाँ पर जिले में रहते हो जिले का नाम, और मध्य प्रदेश। इस प्रकार से छात्रों आपको पूरा का पूरा पेपर करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितने आपके फ्रेंड हैं उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।